हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बीएड डिस्कशन। मेरा नाम है नीतीश चौबे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट के नए टॉपिक से। आज का जो सब्जेक्ट होगा वो है एजुकेशन एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया, और कई जगह पे इसको कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आप लोग जानते हैं, इक्वलिटी और फ्रीडम हमें दी गई है। राइट्स हो, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, ताकि हमारी जो जीवन है इस देश में वो आसान हो सके, हम अपने अधिकार के लिए खड़े हो सकें। हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग उन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, जो हमारे पास है एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि हमारे पास आते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 30। ये इनके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी यानी कि सबको समानता का अधिकार है, सब समान है। उसके अंदर आता है आर्टिकल 14, जो कि हमें बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब, अमीर गरीब ऊंच नीच सब बराबर है। चाहे वो जितना भी अमीर हो, चाहे गरीब हो, काला गोरा, सब कुछ से वो स्वतंत्र है। वो सबके सामने एक है, सबको एक जैसी सज़ा मिलेगी, सबको एक जैसा दंड मिलेगा। चाहे वो अगर एक अमीर आदमी भी वही क्राइम करता है जो एक गरीब करता है, तो उसको भी सेम सज़ा मिलेगी। आर्टिकल 15, जो कि राइट टू इक्वलिटी के अंदर ही आता है, वो कहता है कि जो आप कहाँ पैदा होते हैं, आपका रंग क्या है, आपका कास्ट क्या है, आपका क्रीड क्या है, उससे कानून को कोई लेना देना नहीं है। उससे आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आप सही हैं तो आपको नाम भी दिया जाएगा। उससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि आप कहाँ पे पैदा होते हैं, या आप काले हैं, गोरे हैं, किसी भी जाति धर्म से आप संबंध रखते हैं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आता है आर्टिकल 16, जो ये कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर एक आदमी को समान अधिकार, समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ताकि वो हर एक आदमी, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजियस, सेक्स से हो, उनको समान अधिकार मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटी एक जैसी मिलेगी। आर्टिकल 16 ये कहता है। उसके बाद हमारे पास एक राइट है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। उसके अंदर आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 का कहना है राइट टू माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड, वो कह रहा है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास राइट है कि वो अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बना सके, चला सके, उनको रन करा सके। माइनॉरिटीज़ के पास है, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में हम देखते आए हैं कि उनको बहुत पिछड़ा हुआ माना गया, उनको बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। तो वो अपने लिए सिर्फ ये राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कोई भी दबा नहीं सकता, उनको कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद एक बहुत अहम राइट आता है, जो कि आपके बीएड कोर्स से भी बहुत के नज़र से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके ऊपर सवाल आपके ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो वो है आपका राइट टू एजुकेशन, जो आर्टिकल 21A के अंदर आता है। राइट टू एजुकेशन RTE 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पॉइंट है। इसके अंदर एक क्लॉज नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे क्लॉज है। एजुकेशन को देख के, आपके जो अधिकार हैं उसको देख के, इसमें बच्चे का भी अधिकार है, पेरेंट्स के भी अधिकार हैं, गवर्नमेंट का भी अधिकार है। इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेज पे बांट दिया गया है राइट्स को। जैसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, यानी मुफ्त में शिक्षा होगी और ज़रूरी शिक्षा होगी, ये आपको लेने से कोई शिक्षा रोक नहीं सकता। वो मुफ्त में मिलेगी आपको, और कब तक मिलेगी? ये आपको एलिमेंट्री इंस्टीट्यूट तक मिलेगी, यानी कि जब तक आप 8-9 तक नहीं पढ़ लेते, तो आप आराम से फ्री की शिक्षा ले सकते हैं। उसके बाद एक आता है कि आपको फ्री ऑफ एजुकेशन, जो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जा रहा है, उसके अंदर देखा जाना चाहिए टीचर के लिए कि 6 से 14 साल तक के बच्चे, उनको कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी और फिर एजुकेशन मिलेगी। उनकी अटेंडेंस चेक होनी चाहिए कि वो आ रहे हैं कि नहीं, उनका एडमिशन हो रहा है कि नहीं टाइम पे, और वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। ये एक
टीचर का दायित्व होता है, एक स्कूल का दायित्व होता है, ताकि वो ये चीज़ें इंश्योर करे, इसी चीज़ों को कंफर्म करे कि हर बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं, या हर बच्चे के पास एजुकेशन पहुंच रही है कि नहीं, हर बच्चा एजुकेशन तक पहुंच रहा है या नहीं, एलिमेंट्री एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो रही है कि नहीं। और ऐसा तो नहीं नामांकन खाली करा लिया और बच्चा गायब है, ये भी नहीं होना चाहिए। नामांकन कराया, उस बच्चे को आना ज़रूरी है। 6 से 14 साल तक के लिए एज ग्रुप के लिए ये बनाई गई थी फैसिलिटी। और बच्चे को कभी भी एक इसके अंदर राइट एक पॉइंट ये भी कहता है कि बच्चे को कभी भी उसको ऐसा नहीं होगा कि 5 साल का बच्चा है तो उसको नर्सरी से पढ़ाना पड़ेगा। उसकी एज के हिसाब से हम उसको क्लास देंगे, उसकी एज के हिसाब से उसको क्लास में डाला जाएगा। ये इसके अंदर एक पॉइंट है। और उसके बाद एक होता है गवर्नमेंट का या लोकल अथॉरिटी का या पेरेंट्स का ये दायित्व बनता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो सब बच्चों तक पहुँचे। पेरेंट्स का भी इसमें राइट बनता है ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल तक पहुँचाए और एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके, फ्री एंड कंपलसरी होगा वो। और टीचर और स्टूडेंट का रेशियो वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, और इसके अंदर किसी भी तरीके की कोताही नहीं कर सकते कि आपके पास टीचर नहीं है या स्टूडेंट ज़्यादा है और टीचर बहुत कम है। उस हिसाब से नहीं, एक टीचर स्टूडेंट का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। 1:30 भी होता है कई जगह पे, 1:30 को लिया गया, एक टीचर 30 बच्चों पे एक टीचर होता है जैसे। तो ये एक रेशियो है, इसको गवर्नमेंट को देखते रहना होगा और मेंटेन करते रहना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर क्या है कि आपको जो टीचर प्रोवाइड किए जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो वेल एजुकेटेड हों और उनको क्या नाम है, एक अच्छा उनके सब्जेक्ट का एक अच्छा ज्ञान हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, और हर वो चीज़ों से जो उनके एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जैसे बीएड के बाद आप टाइप देंगे तो वो सब एग्ज़ाम उनका क्लियर होना चाहिए ताकि उनको अच्छे से आंका गया हो। कोई भी एरा गैरा किसी भी टीचर नहीं बन सकता किसी भी स्कूल में। इसलिए गवर्नमेंट एक A1 क्लास की फैसिलिटी आप लोग को देना चाहती है इससे। उसके बाद आपका एक और इसमें आता है कि टीचर की ड्यूटी कहीं किसी भी गवर्नमेंट के अंतर्गत कहीं पे भी ड्यूटी नहीं लगेगी। गवर्नमेंट टीचर की ड्यूटी, लेकिन कुछ जगह पे उनकी ड्यूटी लगती है, वो उनको एक्सेप्शन में रखा गया, उनको अपवाद में रखा गया। जैसे कि आपके जनगणना होती है तो उसमें टीचर की ड्यूटी लगती है। आपका कोई भी लोकल अथॉरिटी का या स्टेट लेजिस्लेटिव का या पार्लियामेंट का चुनाव होता है, उसमें टीचर की ड्यूटी लगती है। या डिज़ास्टर रिलीफ है, उसके अंदर भी आपके टीचर की ड्यूटी लगती है, इलेक्शन के टाइम पे भी ड्यूटी लगती है। तो इन सब को छोड़ करके और किसी भी एक्स्ट्रा जगह पे किसी भी टीचर की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। उसका काम है सिर्फ पढ़ाना, और सिर्फ वो पढ़ाने पे ध्यान देगा। नॉन एजुकेशनल वर्क में जो मैंने बताया, जैसे कि जनगणना में, आपका इलेक्शन टाइम पे, डिज़ास्टर रिलीफ पे, इसके अलावा कहीं पे भी उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। और जो टीचर बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे वो वेल ट्रेंड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, ज़रूरी है। और ये आरटी आपको एक बच्चों को भी इजाज़त देता है कि उनको किसी भी तरह से प्रताड़ित ना किया जाए। किसी भी टीचर के पास ये राइट नहीं है कि फिज़िकली मेंटली हरास कर सके किसी भी स्टूडेंट को, या उसका कोई किसी तरीके की टेस्ट नहीं ले सकता कोई भी टीचर, कि एडमिशन के टाइम पे उसका किसी तरीके से टेस्ट लिया जाए, तो वो भी ज़रूरी नहीं है। उससे कोई किसी भी तरीके की फ़ी नहीं ली जाएगी, किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लिया जाएगा एडमिशन के टाइम पे। प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं, जो गवर्नमेंट टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। कोई भी स्कूल होगा वो बिना रिकॉग्निशन के, एफिलिएशन के, वो कभी भी चला नहीं सकते, स्कूल को नहीं चला सकते हैं बिना रिकॉग्निशन के। यानी कि गवर्नमेंट के पास आपका लेखा जोखा होना चाहिए कि आप एक स्कूल चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो उसका लेखा जोखा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और एक टीचर का एक दायित्व भी बनता है, और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक दायित्व भी बनता है कि जो करिकुलम जो पाठ्यक्रम होता है, उसके ऊपर वो हर बार टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहें और उसमें चेंजेस भी करते रहें ज़रूरत आने पर। और ये ध्यान रखें कि वो जो करिकुलम है उसको ऐसा टेस्ट किया जाए, उसको ऐसा बनाया जाए टेस्ट करके कि वो बच्चे की हर तरीके से डेवलपमेंट में भागीदारी दे, हर बच्चे के हर तरीके से भागीदारी दे, जो कि हम लोगों ने आस्पेक्ट्स में पढ़ा था
फिजिकल भी डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, सोशल भी हो, इमोशनल भी हो, तो इस हर तरीके से उसका संपूर्ण विकास कर सके करिकुलम। करिकुलम से सिर्फ मतलब बुक्स को पढ़ाना नहीं है, पढ़ा दिया, रटाना नहीं है। रटन विद्या को वैसे भी रोट लर्निंग को ये नहीं करते, हम लोग मानते नहीं हैं, गवर्नमेंट भी नहीं कहती है कि रोट लर्निंग करवाना ही चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसलिए सिर्फ बुकिश भाषा को रटाना काम नहीं है, बच्चों को एक्सपीरियंस कराना काम है, उसको समझाना कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड होता है उसको अपनाए बच्चे, करके सीखें ताकि वो ज़्यादा समय तक उनके पास रहे। और इसके अंतर्गत ये भी आता है कि जो करिकुलम है वो हमेशा देखा जाता है कि चाइल्ड फ्रेंडली हो। चाइल्ड फ्रेंडली यानी कि बच्चे उनसे रूबरू हो सके इजली, ये नहीं कि वो टीचर के हिसाब से नहीं बना सकता, तो इसलिए उसको बोला जाता है चाइल्ड सेंटर्ड हो। कभी भी आज बीएड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कभी भी, तो करिकुलम हमेशा चाइल्ड सेंटर होगा। टीचर हमेशा बच्चे के हिसाब से काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा बच्चों को ध्यान में बात करेंगे। आप भी अगर एग्ज़ाम लिखेंगे तो बच्चों को ध्यान में रख के ही सारी बातें आपको लिखनी होगी, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव हुए उसके बाद से बच्चों के ऊपर ही सारा फोकस किया गया। पहले होता था कि टीचर के हिसाब से पढ़ाई हो गई, सिर्फ पढ़ाने पर फोकस है कि सिलेबस ख़त्म करो और ख़त्म कर दिया। टीचर को अगर नहीं समझ में आ रहा तो उस हिसाब से करिकुलम में बदलाव किए जा गए। लेकिन जब देखा गया कि टीचर के हिसाब से नहीं, हमें बच्चों को फोकस करना पड़ेगा, बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि बच्चे क्या समझ रहे हैं, वो क्या चाहते हैं पढ़ना, उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। क्या उस करिकुलम से, उस पाठ्यक्रम से क्या बच्चों की पूरी डेवलपमेंट हो रही है, जो सारे एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट हो रही है, या सिर्फ उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, सिर्फ उसका दिमाग बढ़ रहा है, वो सोशलाइजेशन नहीं हो पा रहा है उसका, वो सोशल नहीं हो पा रहा है, इमोशनली वो वीक है, फिजिकली वो वीक है। वो जो आपके करिकुलम है उसके अंदर कहीं पे भी भाग दौड़ की कहानी नहीं है। भाग दौड़ यानी कि आप उस किसी चीज़ को बाहर प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, तो वो चीज़ उसके उसके अंदर आपका क्या होगा कि फिजिकल डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। और जितने लोगों से टीम वर्क जो होता है, जो पीयर ग्रुप के अंदर हम लोग टीम वर्क करते हैं, पीयर ग्रुप यानी कि आपके साथ के लोग हैं उनके साथ मिल करके किसी काम को करना, वो चीज़ जब आप नहीं करते हैं तो आपका सोशलाइजेशन नहीं होगा, आपके अंदर कभी भावना ही नहीं आएगी, केयर की भावना नहीं आएगी, तो इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ आपका, आपने सिर्फ अपने आप को देखा। तो इसलिए वो सब तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि करिकुलम जो है वो सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखता हो। एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स के अंदर सिर्फ इतने ही राइट्स हैं जो कि आपके बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप और भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसके बारे में और भी जान सकते हैं, लेकिन एक हिसाब लगाने के लिए ये काफ़ी है कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। आर्टिकल 14, 15, 16 और आर्टिकल 30 और आर्टिकल 21। गाइस, मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पुरानी वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, और एक ईमेल आईडी मिल जाएगी जिसके अंदर आपको अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा हो और आप समझना चाहते हो, या वो नया टॉपिक हो बीएड से रिलेटेड है, तो वो आप वहाँ मुझे मेल कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूं और ज़्यादा जल्दी भी बना सकूं, तो ताकि आपको वो टॉपिक समझ आ सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।